नमस्कार दोस्तों, भारत और नेपाल के रिश्ते से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। क्या भारतीय सेना में फिर से नेपाल के गोरखा सैनिकों की भर्ती होने वाली है? क्योंकि नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल की भारत दौरे के दौरान उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिससे भारत और नेपाल के बीच में चले आ रहे लंबे समय से गतिरोध को खत्म करने की उम्मीद जगा दी है। आखिर क्या कहा नेपाल के विदेश मंत्री ने? क्या अग्निवीर योजना पर नेपाल का रुख बदलने वाला है? क्या हजारों नेपाली युवाओं का सपना अब सच होने वाला है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। दोस्तों, नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल की भारत यात्रा उस समय हुई जब भारत और नेपाल के रिश्तों में काफी तल्खी देखने को मिल रही है। क्योंकि दोस्तों, नेपाल के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने प्रधानमंत्री बनते ही भारत के खिलाफ कड़े फैसले लेना शुरू कर दिए। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, नेपाल बॉर्डर पर कस्टम ड्यूटी लगा दी कि जो भी सामान 100 रुपए से अधिक नेपाली रुपए का सामान भारत से नेपाल को जाएगा तो क्या किया जाएगा, उस पर टैक्स लिया जाएगा, उस पर कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी, जिसकी वजह से नेपाल में बालेंद्र शाह का काफी विरोध देखने को मिला। दूसरा दोस्तों, उन्होंने क्या किया कि बॉर्डर पर सख्त आदेश दे दिया कि भारत से कोई भी नेपाल में जाएगा उसे क्या करना होगा, वैलिड आईडी प्रूफ दिखाना होगा, वरना उसे नेपाल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जबकि पहले क्या था, नेपाल से भारत में कोई भी आ सकता था, भारत से नेपाल में कोई भी जा सकता था। तीसरा दोस्तों, उन्होंने क्या किया, जब बालेंद्र शाह ने पहली बार नेपाल की संसद में भाषण दिया तो उन्होंने काफी विवादपूर्ण भाषण दिए। उन्होंने कहा कि नेपाल ने भी क्या कर रखा है, भारत की जमीन पर कब्जा कर रखा है। और उन्होंने क्या कहा कि लिपुलेख लिम्पियाधुरा विवाद के ऊपर किसको मध्यस्थता करनी चाहिए, ब्रिटेन को मध्यस्थता करनी चाहिए। लिपुलेख लिम्पियाधुरा और काला पानी जो विवाद है, यह जमीन नेपाल की है, इसमें ब्रिटेन को मध्यस्थता करनी चाहिए, जिसकी वजह से भारत में उनका काफी विरोध किया गया। क्योंकि भारत का कहना है कि जो भी हमारे सीमा विवाद है भारत और नेपाल के, वो हम दोनों को ही मिलकर सुलझाने चाहिए, किसी तीसरे की मध्यस्थता हमें स्वीकार नहीं है। और दोस्तों, बात भी सही है, अगर नेपाल और हमारे बीच में कुछ विवाद है तो दोनों को मिल बैठकर सुलझा लेना चाहिए, तीसरे की मध्यस्थता करवाने का कोई औचित्य नहीं है। तो यह काफी विवाद देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से भारत और नेपाल के रिश्तों में अभी तल्खी देखने को मिल रही है। और दोस्तों, उन्होंने क्या किया कि जब नेपाल में पहली बार उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्हें धन्यवाद दिया और भारत आने का न्योता दिया। उसके बाद हमारे विदेश सचिव विक्रम मिश्री जी नेपाल की यात्रा पर जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने मिलने तक से इनकार कर दिया कि मैं विदेश सचिव से नहीं मिलूंगा, मैं अपने समकक्ष से मिलना चाहूंगा, प्रधानमंत्री से मिलना चाहेगा। तो उन्होंने हमारे विदेश सचिव विक्रम मिश्री जी से भी मिलने से इनकार कर दिया। अब दोस्तों, जिसकी वजह से क्या हुआ कि विक्रम मिश्री जी जाने वाले थे, उन्हें फिजिकली न्योता देने के लिए कि तुम पहली बार हमारे देश की यात्रा पर आओ। क्योंकि दोस्तों, पहले भी जो भी प्रधानमंत्री बने थे नेपाल के, वो सबसे पहले हमारे देश की यात्रा पर आते थे। क्योंकि नेपाल और हमारे रिश्ते ऐसे हैं कि एक तरीके से रोटी बेटी का रिश्ता है, जिसकी वजह से नेपाल का कोई भी प्रधानमंत्री बनता है सबसे पहले हमारे देश की यात्रा पर आता है। अब इन्होंने क्या किया, बालेंद्र शाह ने कि भारत आने से भी मना कर दिया कि एक साल तक वे किसी भी देश की यात्रा नहीं करेंगे। अब दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच यह विवाद जो लगातार बढ़ते ही जा रहे थे, तो वहां के मंत्रियों ने क्या सोचा कि बालेंद्र शाह की जिद भारत और नेपाल के रिश्तों में काफी खटास पैदा कर सकती है, जिसकी वजह से अब ताबड़तोड़ जो नेपाल के मंत्रियों के दौरे भारत के होने लगे हैं। पहले हम बात करें, जो बालेंद्र शाह की पार्टी है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, तो उनके जो लीडर हैं, उनके जो अध्यक्ष हैं रवि लामिछाने, उन्होंने भारत का दौरा किया। उसके तुरंत बाद नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने भारत का दौरा किया और कई महत्वपूर्ण फैसलों पर हस्ताक्षर किए। अब दोस्तों, हम समझते हैं कि आखिर कौन कौन से फैसले लिए और साथ ही लंबे समय से बंद पड़ी आ रही गोरखा सैनिकों की भर्ती के ऊपर नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने क्या कहा, जिसकी वजह से अब काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, उसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर जो मुलाकात हुई वो अपने आप में इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। क्योंकि जो भी तल्खी चली आ रही है, जिसको कम करने के लिए और साथ ही भारत और नेपाल के रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए यह यात्रा की जा रही है। सबसे पहले दोस्तों, हम देखें कि यह जो द्विपक्षीय समझौते हुए उसमें क्या क्या हुआ कि उसमें सबसे पहले देखें तो क्रॉस बॉर्डर क्यूआर कोड और डिजिटल भुगतान का विस्तार किया गया। इसमें क्या किया कि भारत के यूपीआई और नेपाल के एनपीआई नेशनल पेमेंट्स इंटरफेस के नेटवर्क को जोड़ने का दायरा बढ़ाया गया। इससे क्या होगा कि अब नेपाल के लोग भी भारत के यूपीआई से क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। यह सुविधा देखने को मिली। इसके तहत नेपाली नागरिक भी भारत में आसानी से डिजिटल क्यूआर भुगतान कर सकेंगे। अब उनको कैश देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत का जो यूपीआई पेमेंट सिस्टम है और नेपाल का जो एनपीआई पेमेंट सिस्टम है, उसको क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। अब भारत के लोग भी नेपाल में डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं, डिजिटल भुगतान कर सकते हैं, और नेपाल के भी भारत में डिजिटल भुगतान कर सकते हैं। आपको कैश देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला द्विपक्षीय लिया गया। दूसरा, डिजिटल भाषा अनुवाद का मंच
तैयार किया गया है। इसमें क्या है, दोनों देशों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक को बढ़ावा देने के लिए एक संयुक्त वॉइस फर्स्ट डिजिटल भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म विकसित करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें यह कहा गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत भारत और नेपाल मिलकर काम करेंगे और आगे बढ़ाने के ऊपर सोचेंगे। अब दोस्तों अगला हम देखें कि नेपाल में कुछ समय पहले एक बहुत बड़ा भूकंप आया था। उसमें क्या हुआ था कि बहुत सारी सरकारी इमारतें, बहुत सारे मंदिर उसमें टूट गए थे। तो भारत ने क्या किया कि भूकंप पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट, भारत सरकार की वित्तीय सहायता से नेपाल में पूरे किए गए 84 पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट, जिसमें 72 तो स्वास्थ्य मेडिकल सुविधाएं थी, हॉस्पिटल्स थे और साथ ही 12 सांस्कृतिक विरासत स्थल शामिल थे। सांस्कृतिक विरासत स्थल कह लें या फिर मंदिर कह लें या फिर जो भी हॉस्पिटल थे, उनका भारत ने क्या किया था, अपने पैसे से भारत ने निर्माण किया था। और अब भारत ने नेपाल को सौंपने का फैसला कर लिया है, क्योंकि अब ये पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं हॉस्पिटल और साथ ही सांस्कृतिक विरासत स्थल जो भारत ने अपने पैसों से बनवाए थे, जो भूकंप के दौरान टूट गए थे। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। अब दोस्तों इसमें क्या हुआ कि इन समझौते को जो मुख्य लाभ हमें मिलेंगे, उसमें डिजिटल भुगतान और साथ ही एआई आधारित भाषा और पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट के बारे में बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। अब इसमें और भी फैसले लिए गए जो नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल जो भारत में आए, तो वो काफी महत्वपूर्ण माने गए। क्योंकि दोस्तों इसमें एक और ये कहा गया कि सीमा विवाद, लिपुले, कालापानी और लिम्पियाधुरा भारत और नेपाल का एक बहुत बड़ा विवाद है। इससे जुड़े सीमा विवादों पर बातचीत हुई। इसमें यह कहा गया कि नेपाल के विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया कि वे इस मुद्दे को किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के बिना, इसमें नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने क्या कहा कि किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता हम नहीं करवाएंगे। जैसा किसने कहा था, जैसा नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने कहा था कि तीसरे पक्ष जैसे ब्रिटेन को मध्यस्थता करनी चाहिए। लेकिन अब इस जो नया नया विवाद पैदा हुआ है, इसको शांत करने के लिए नेपाल के विदेश मंत्री ने कहा कि हमें तीसरे मध्यस्थता की जरूरत नहीं है, हम मिल बैठ कर ही आपस में सुलझा लेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। केवल द्विपक्षीय और कूटनीतिक रास्तों से सुलझाना चाहते हैं, किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। तो ऐसा इन्होंने इस जो नया विवाद है उसको समाप्त कर दिया। और आगे हम देखें दोस्तों, हवाई मार्ग, भैरवा में स्थित गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के संचालन के लिए नए हवाई रूट को लेकर भी चर्चा हुई, जिस पर जल्द ही एक तकनीकी टीम बैठक करेगी कि इसमें क्या किया जाए, एक नया हवाई रूट भी तैयार किया जाए, जिसको लेकर अभी तकनीकी टीम बैठक करेगी। तकनीकी टीम का गठन किया जाएगा जो फैसला करेगी कि आगे क्या करना है। और दोस्तों अगर हम बात करें व्यापार और ऊर्जा, दोनों देशों के बीच व्यापार, द्विपक्षीय बिजली व्यापार और सीमा पार कनेक्टिविटी को और मजबूत करने के लिए सहमति बनी है, जिसकी वजह से भारत और नेपाल के रिश्तों में काफी सुधार देखने को मिल रहे हैं। अब दोस्तों हम उस मुख्य बात को समझते हैं जो हमने शुरुआत में आपको बताई थी कि काफी लंबे समय से भारत में नेपाली गोरखा सैनिकों की भर्ती बंद पड़ी हुई है। इसके पीछे क्या कारण है और नेपाल के विदेश मंत्री ने क्या कहा, उसको हम समझते हैं। दोस्तों अभी क्या हुआ कि नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने भारत की अग्निवीर योजना के तहत नेपाली गोरखा सैनिकों की भर्ती के मुद्दों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि नेपाल इस मामले पर भारत के साथ बातचीत करने को और द्विपक्षीय समाधान निकालने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। क्योंकि दोस्तों काफी लंबे समय से हमारे देश की आज़ादी से लेकर आज तक हमारे देश में नेपाल के गोरखा सैनिक लगातार भर्ती होते रहे हैं। उसके पीछे कारण है एक त्रिपक्षीय संधि। त्रिपक्षीय संधि भारत, ब्रिटेन और नेपाल के बीच में हुई थी। उसमें मुख्य शर्तें रखी गई थी कि जैसे भारत के सैनिकों का वेतन और पेंशन है, उसी तरीके से नेपाल के सैनिकों को भी बराबर का वेतन, पद और पेंशन दिए जाएंगे। और ब्रिटेन के साथ भी यह संधि हुई थी। तीनों को जब भारत आजाद हुआ था तो उससे पहले से ही हमारे देश में नेपाली गोरखा सैनिकों की रेजिमेंट हुआ करती थी, बटालियन हुआ करती थी, जो 1816 की जो सुगोली की संधि थी उसके बाद से भर्ती करना स्टार्ट कर दिया था। तो जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद एक त्रिपक्षीय संधि हुई और उसमें यह तय किया गया कि सभी को क्या किया जाएगा, नेपाली गोरखा सैनिकों को भी ब्रिटेन की सेना में, भारत की सेना में बराबर के पद, अधिकार और पेंशन दिए जाएंगे। अब दोस्तों क्या हुआ कि भारत में क्या हुआ, भारत में जैसे 2022 में क्या हुआ, अग्निपथ योजना स्टार्ट कर दी, अग्निवीर योजना स्टार्ट कर दी। उसमें 4 साल के लिए भर्ती की जाने लगी और साथ ही पेंशन को खत्म कर दिया जाने लगा। जिसके बाद क्या हुआ, नेपाल ने अपने गोरखा सैनिक जो भारत में भर्ती होना चाहते थे उनको बंद कर दिया कि 4 साल की जो ये स्कीम है उसमें आपको कोई लाभ नहीं है। और ये एक तरीके से 1947 नवंबर 1947 में जो त्रिपक्षीय संधि हुई थी उसका एक तरीके से उल्लंघन है, क्योंकि दोस्तों इसमें पेंशन का प्रावधान नहीं है और इसमें नौकरी भी 4 साल की है, जिसकी वजह से एक लंबी अवधि की नौकरी और पेंशन जो मिलने वाली थी नेपाली गोरखा सैनिकों को वो पूरी तरीके से बंद हो जाती, जिसकी वजह से नेपाल ने गोरखा सैनिकों, भारत में गोरखा सैनिकों की भर्ती के लिए नेपाली लोगों को भेजना बंद कर दिया, नेपाल के युवाओं को भेजना बंद कर दिया। अब दोस्तों उन्होंने कहा है
कि बातचीत के लिए तत्परता दिखाई है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि भारत सरकार इस मुद्दे पर फिर से चर्चा करना चाहती है तो काठमांडू बातचीत के लिए तैयार है कि उस मुद्दे का समाधान निकाला जाना चाहिए, क्योंकि भारत में गोरखा सैनिकों की भर्ती बंद होने से नेपाल के जो युवा हैं वो ब्रिटेन की सेना में जाने लगे हैं और साथ ही रूस की सेना में जाने लगे हैं, तो बहुत सारे देशों की सेना में, सिंगापुर की सेना में जाने लगे हैं, तो बहुत सारे देशों की सेना में वो जाने लगे हैं। जबकि भारत में सबसे ज़्यादा जो सैनिक थे, नेपाली गोरखा सैनिक, वो भारत में थे बाकी और देशों के मुकाबले। अब दोस्तों इसमें क्या है कि शिशिर खनाल का कहना है कि जो सकारात्मक रूप नेपाल ने अपनाया है उसमें यह है कि नेपाल ने पुराने गतिरोध को दरकिनार करते हुए कूटनीतिक संवाद के जरिए इस विषय का हल निकालने की इच्छा जताई है, जिसकी वजह से अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि नेपाल के जो गोरखा युवा हैं वो जल्द ही भारतीय सेना में शामिल हो सकते हैं। अब दोस्तों इसके जो विवाद के मुख्य कारण थे उसको हमने बताया कि एक तो अग्निपथ योजना 2022 में लागू हुई थी और अब 2026 चल रहा है, तो 4 साल से गोरखा भर्ती बंद है। नेपाल का आरोप है कि शर्तों का उल्लंघन किया गया है। कौन सा? जो हमने बताया कि 1947 में जो त्रिपक्षीय संधि हुई थी भारत, नेपाल और इंग्लैंड के बीच, उस संधि का उल्लंघन है। और दोस्तों जिसकी वजह से क्या हुआ, इस योजना के लागू होने के बाद से ही नेपाल ने भारतीय सेना में अपने नागरिकों की भर्ती पर रोक लगा रखी है। अब यह उम्मीद लगाई जा रही है कि बहुत जल्द इस पर कुछ समाधान निकाल लिया जाएगा। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, आप इस विषय में क्या सोचते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।